हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैंने पेपर में नोटिस करी है और आपने भी अब काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको भी दिखा होगा कि इंटरनेशनल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। प्लस जो इंटरनेशनल हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 है, उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठ के आए हुए हैं। तो अब आपका रिवीजन का टाइम है, तो प्लीज़ उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से उठकर आए हुए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड दिस, वी शैल फाइट इन द सीज एंड ओशियन। ये किसने बोला था। और ऐसे क्वेश्चंस आज के जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें एक स्टेटमेंट, एक स्लोगन या किसी की स्पीच का एक पार्ट दिया हुआ होगा और हमसे पूछा गया है। और वो इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन लीडर्स नहीं है। यूजुअली वो वर्ल्ड वॉर 2 से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेड दिस, वी शैल फाइट इन द सीज एंड ओशियन। चर्चिल, हिटलर, रेजवॉल्ड या मुसोलिनी। तो इसका आंसर तो है विंस्टन चर्चिल। ये चर्चिल क्या है, विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर तो ए है। अब देखो कि उन्होंने ये स्टेटमेंट कही कब थी और किसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दी गई थी। सबसे पहले तो विंस्टन चर्चिल के बारे में देख लो थोड़ा सा, कि कब उनका जन्म हुआ था। नवंबर 1874 में हुआ था। ये इनका नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा, क्योंकि इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, आप कह सकते हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू। क्योंकि ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यही थे, विंस्टन चर्चिल थे। अब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ क्यों था, ये तो हम सबको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। उस टाइम पे हिटलर की वहाँ पे सत्ता थी। कैसे उसने जर्मनी को एक बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में कन्वर्ट किया। उसके बाद एक के बाद एक के बाद और कंट्रीज को इन्वेड करना स्टार्ट किया था। बहुत लोग ऐसे थे कि हिटलर की पॉलिसीज, हिटलर का जो तरीका था, उससे डरते थे। लेकिन जो विंस्टन चर्चिल थे, हिटलर से बिल्कुल भी डरे नहीं, उनके अगेंस्ट पूरा खड़े रहे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कंट्री को और मोटिवेट किया। उनको देख के लोगों ने सीखा कि हमें खड़े रहना है। उस टाइम पे 1940 का टाइम था, जब उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने इस स्टेटमेंट का यूज किया था। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री, 32, 34, 33 या 31। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे से एक दो क्वेश्चंस और भी बनकर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि वो कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, 34। जो नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, अब मंगल पांडे की कुछ और चीजें, कुछ और एक दो पॉइंट देख लो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इसी क्वेश्चन के साथ अब कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो चल रहा था, मंगल पांडे का कंट्रीब्यूशन उसमें था। उसी टाइम पे मंगल पांडे का कंट्रीब्यूशन भी रहा है। हुआ क्या था, वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। उस टाइम पे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक चेंज किया। जो गन्स, जो रिफल्स होती है, उनमें कुछ कार्ट्रिजेस भरा जाता है कुछ। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का आप कह सकते हो चर्बी, मेनली काऊ और पिग, इनकी चर्बी का यूज किया उस पर्टिकुलर जो कार्ट्रिज होती है उसको बनाने में। अब हिंदूज ने भी उस टाइम पे इसका अपोज किया, मुस्लिम में भी किया। तो जो मंगल पांडे थे और इनके साथ के जो बाकी सोल्जर्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपना दिखाया कि ये गलत है। ठीक है, कि हम ये चीज नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो जब मंगल पांडे ने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने कम से कम शायद 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक भी किया, उन पे गोलियां भी चलाई। कहाँ पे किया उन्होंने, ये बैरकपुर में किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
यही हमसे नाम पूछा जा सकता है। और लास्ट में 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे दे दी गई थी? बैरकपुर में दे दी गई थी। ये पॉइंट भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच चार्टर एक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया? ये 4 चार्टर एक्ट दिए हुए हैं। हमसे पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में आए थे और उन्होंने अपने धर्म को इंडिया में और बढ़ाया था और ज्यादा फैलाया था। तो पहले तो इसका आंसर देख लो। सी, चार्टर एक्ट 1813। इस इस एक्ट के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया आई थी और उन्होंने अपने रिलीजन को स्प्रेड किया था। इसी एक्ट का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इस पॉइंट के अलावा, कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता था, इस एक्ट के थ्रू उसके अंदर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम भी लगाया गया। तो ये दोनों पॉइंट करके हमसे पूछा जा सकता है कि ये स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम जो था वो कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू आया था, 1813, या फिर इस चार्टर एक्ट के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको परमिशन दी गई थी कि वो इंडिया में जाएं और अपने रिलीजन को और ज्यादा स्प्रेड करें, इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करें, ये भी उसका एक पार्ट था। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईयर डैश वीडी सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से ईयर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, या आप कह सकते हो इसको फाउंड किया गया था? तो इसका आंसर है 1904। पहले तो इसका आंसर ही देख लो कि 1904 में वीडी सावरकर ने इसे अभिनव भारत को ऑर्गेनाइज किया। अब ये वीडी सावरकर है कौन? ये एक एक्टिविस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे, जो हिंदू महासभा थी उनकी एक बहुत लीडिंग पर्सनालिटी इनको माना जाता है। वीडी सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ये अभिनव भारत सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्हीं के थ्रू फाउंडेड है। किसके थ्रू फाउंडेड है? वीडी सावरकर ने इसको बनाया था। किसके साथ मिलके? अपने भाई के साथ मिलके, जिनका नाम है गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों भाइयों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था, आप ये कह सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन में बिलीव करती थी। व्हाट डू यू मीन बाय आर्म्ड रिवॉल्यूशन? इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है हमारा पीसफुल रिवॉल्यूशन, तो ये उसके अगेंस्ट है, ऑपोजिट है, आप कह सकते हो। पीसफुल रेवोल्यूशन जिसमें वायलेंस बिल्कुल नहीं होगा। आर्म्ड रेवोल्यूशन में क्या होता है? ये ऑपोजिट है पीसफुल रेवोल्यूशन का, इसमें वायलेंस होता है। ठीक है? इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काफी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उनका एसेसिनेशन भी हुआ था। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following battles Hitler lost to USSR? USSR, सोवियत यूनियन, रशिया, आप एक बार बोल लो यहाँ पे। कौन सी बैटल हिटलर हार गया था? ठीक है, वॉर ऑफ स्टालिनग्रेड, वॉर ऑफ नॉर्मैंडी, वॉर ऑफ पोलैंड, या फिर वॉर ऑफ डनक्रिक। कौन सी बैटल, उस बैटल को क्या कहा जाता है जो हिटलर हार गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ए, वॉर ऑफ स्टालिनग्रेड, जो कि हिटलर हार गया था। पहले तो हिटलर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिक्टेटर था जर्मनी का। कब सत्ता में आया था? 1993 में। नाजी पार्टी का लीडर बना। हिटलर के आने से पहले जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। किसी को नहीं पता था कि वो कंट्री कितना कब तक सरवाइव कर पाएगी, लोन बहुत था। हिटलर के आने के बाद उसने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, एक बहुत आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट, प्लस उसने जर्मनी की पावर को बहुत ज्यादा रेज किया है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हमारी 2 स्टार्ट हो गई। तब क्या था? एक वॉर जो था, एक बैटल जो था, वो हिटलर हार गया था। और वो किससे हारा था? रशिया से हारा था। उस वॉर को क्या कहते हैं? वॉर ऑफ स्टालिनग्रेड।
किस किस के बीच में हुई? अब देखो, हिटलर हारा है मतलब जर्मनी, किससे हारा है? रशिया। ये एक्सिस पावर के बीच में हुई थी। एक्सिस पावर में तीन कंट्रीज आती हैं, जर्मनी, जापान और इटली। तो ये तीनों एक साइड थे और रशिया। तो हिटलर ये वाली वॉर को हार गया था। ये वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड दीज लाइन्स? मैंने आपको बताया है ना, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। All our places, all our theaters, all our riches of ours, we owe to the effort of these same hungry people who make these things. ये लाइन किसने बोली है? एंटोन शिकोव, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन या मैक्सिम गोर्की? तो ये लाइन, इसका आंसर है बी। ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन दी गई है, ये लियो टॉल्स्टॉय के थ्रू दी गई है। लियो टॉल्स्टॉय थे कौन? बेसिकली ये जो रशिया के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है यहाँ पे, जो लियो टॉल्स्टॉय थे ना, ये अपनी दो बुक्स की वजह से, मेनली दो बुक्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इनको जाना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टू बुक्स। फर्स्ट थी वॉर एंड पीस एंड सेकेंड थी एना कैरेनिना। क्लियर है? ये दो बुक्स इन्होंने लिखी थी, उसी में इन्होंने यहाँ पे किसी एक बुक में इस लाइन का यूज किया हुआ था। बेसिकली था क्या, जैसे ब्रिटेन में या और कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर ऐसे ही रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो जो अर्ली स्टेज थी ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वहाँ एक बहुत गैप देखने को मिलता है। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है साथ साथ, लेबर्स का, वर्कर्स का। एक रिच और पुअर का गैप देखने को मिलता है। जो रिच है वो और रिच हो रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर हो रहे हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट में ही लियो टॉल्स्टॉय ने इस लाइन को यूज किया था। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी, कैसे लेबर क्लास जो एक सेक्शन है वो और पुअर होता जा रहा है और एक सेक्शन है जो बहुत अमीर होता जा रहा है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस लाइन को यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड was killed on which date? कुछ लोगों ने इनका नाम भी पहली बार सुना होगा। अगर ऐसा है तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हीं से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि इनकी नॉट डेथ, किल्ड, इनको कब मारा गया था? 28 जून 1914, 28 जुलाई 1914, 27 जून 1914 या 27 जुलाई 1914? तो चलो सबसे पहले इनका आंसर देखते हैं। ए, इनको कब मारा गया था? 28 जून 1914। अब ये बात है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो है ये ऑस्ट्रियन के हायर थे। 1914 में इन्हें मारा गया। आप समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर वन, लिंक करो चीजों को, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन के आसपास की उस टाइम की ये बात है। क्यों इन्हें मारा गया? ये ऑस्ट्रियन के सबसे पहले तो देखो हायर थे, मतलब जो पूरा ऑस्ट्रियन एम्पायर था इनका होने वाला था, उस थ्रोन पे ये बैठने वाले थे। इनको और इनकी वाइफ को, दोनों को मार दिया गया। किसने मारा? ये नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करके रखो, हो सकता है एग्जाम में यही नाम भी हमसे पूछ लिया जाए। गैव्रिलो प्रिंसिप, सर्बियन के एक नेशनलिस्ट थे। इन्होंने इन दोनों को एसिसिनेट कर दिया, इनको मार दिया। और आपको पता है ये एक रीजन रहा जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर वन है वो स्पार्क हुई, मतलब उसका एक स्टार्ट होने का एक स्पार्किंग थी ये, कि जिसकी वजह से कंट्रीज और भड़की और एक वर्ल्ड वॉर वन की तरफ गई। अब ऑस्ट्रिया में ऐसा हुआ कि उनके एक हायर को मार दिया गया, तो अब वो चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। बहुत गुस्सा आया उनको और उन्होंने क्या किया? वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया? सर्बिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसमें ऑस्ट्रिया का साथ किसने दिया? जर्मनी ने। तो यहां से वर्ल्ड वॉर वन की तैयारी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो चलिए
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रूली बी सेड टू बी अ मिजरली सेल्फिश सिस्टम। इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सेल्फिश सिस्टम बोला गया है। कौन से सोशलिस्ट थिंकर हैं जिन्होंने इन वर्ड्स को 1857 में लिखा था? रॉबर्ट ओवेन, पियरी जोसेफ प्राउडहैन, फ्रेडरिच एंजल्स और कार्ल मार्क्स। किसने इस लाइन को लिखा था? तो इसका आंसर तो ए है, रॉबर्ट ओवेन ने इसे लिखा था। एक वेल्श के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। उटोपियन सोशलिज्म इन्होंने फाउंड किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन्होंने फाउंड किया। इन्होंने बेसिकली ये लाइन इन्होंने क्या बोला है, आप ये देखो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक सेल्फिश सिस्टम बोला है। तो ये बेसिकली ये बताना चाहते थे कि जब ट्रेड होता है ना, तो उसमें कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होती है, कोई दोस्ती नहीं होती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस लाइन को यूज किया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कर्स ऑफ द वर्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। यहाँ वर्कर्स की बात हो रही है और ये लाइन किसने लिखी है? लेनिन, वॉल्टेयर, मैक्सिम गॉर्की या फिर कार्ल मार्क्स। ये लाइन किसने लिखी है? तो इसका आंसर तो है डी। ये लाइन किसके थ्रू लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के थ्रू लिखी गई है। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इसके बारे में भी मैं आपको बोलूंगी, जरूर पढ़ना। 2-3 क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से अपने पेपर में कार्ल मार्क्स से मिलेंगे। ठीक है, दास कैपिटल इनकी एक बुक है, बहुत फेमस। ये बुक इन्होंने लिखी थी। क्लियर है? अब ये जो बोला गया एक स्लोगन था जो इनके थ्रू दिया गया, ये बेसिकली दिया गया, इन्होंने अपनी बुक्स में ना कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करी है। इनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। तो इन्होंने बोला क्लासेस को, वर्कर्स को यूनाइट होना चाहिए। एक यूनाइट मतलब समझ रहे हो ना, एक संघ, यूनिटी में आना चाहिए, जिससे वो इस कैपिटलिज्म को डिफीट, हरा पाए। और एक जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है कि वर्कर्स की अलग क्लास क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता था ना, कि सारा सरप्लस जो ओनर्स होते थे उनके पास चला जाता था। तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर खत्म करना है तो वर्कर्स को यूनाइट होना पड़ेगा। इसके अपार्ट अगर कोई वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्क प्लेस की कंडीशन है, पे कम मिल रहा है, उन सब के अगेंस्ट भी आप कब विक्ट्री पा सकते हो, आप कब जीत सकते हो? अगर आप यूनाइट होगे। तो इनका मेन फोकस ही उसी चीज पे था, और कैपिटलिज्म पे, इसको डिस्ट्रॉय करने पे। तो अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कार्ल मार्क्स इज द ओनली आंसर। नेक्स्ट, in first roundtable conference, which of these members participated as Hindu Mahasabha members? आंसर्स देखो इसके, जयकर एंड बी एस मुंजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के टी पॉल एंड संपूर्ण सिंह, या फिर सी वाई चिंतामणि एंड टी वी सप्रू। देखो, टोटल हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाना। तीनों क्वेश्चन आएगा आपको, एक या दो क्वेश्चन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि हिंदू महासभा के मेंबर्स वो कौन से थे, जो हिंदू महासभा के मेंबर्स थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर तो ए है, जयकर एंड बी एस मुंजे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ हम पहले की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इंडिया से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान। हिंदू महासभा से मैंने आपको बता दिया, ये पूछे गए हैं हमसे। डिप्रेस क्लास से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं कि डिप्रेस क्लास से कौन बिलोंग करता था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सिख की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह। टोटल 58 लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में। हुई कब थी? 1930 में हुई थी। और जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात करी गई थी इस कॉन्फ्रेंस में कि ये इम्प्लीमेंट होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा, बट एट द एंड कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये पूरी तरीके से एक फेलियर था।
इसके अपार्ट मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ही हैं और पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु अटेंडेड ऑल, कौन था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। दो नाम आएंगे इसमें। सॉरी, पहला बी आर अम्बेडकर, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड करी थी, और सेकंड तेज बहादुर। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है, इजी भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक, जो सेकंड वाली थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड गिव मी डिटेल्ड मैप ऑफ कंट्री एंड आई शेल कॉन्कर इट, वैगनर, हिटलर, मैकेंडर या हम्बोल्ट। किसने बोला था? ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, अगर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। इसका आंसर है बी, ये हिटलर ने बोला था। आपको मैं बता चुकी हूँ 1933 में वो जब सत्ता में आए थे, कंट्री को बहुत स्ट्रांग बनाया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 1940 में अगर हम बात करें तो उन्होंने डेनमार्क को इन्वेड किया, नॉर्वे को किया, फिर अप्रैल में किया, मई में जाके जर्मनी ने नीदरलैंड्स को इन्वेड कर लिया। जून 17 तक, जून में उन्होंने पेरिस भी कैप्चर कर लिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रांस पे भी कब्जा पा लिया था। जब इतनी सारी उनको एक के बाद कंट्रीज पे विक्ट्री मिले जा रही थी, वो कैप्चर करे जा रहे थे, तो हिटलर इतना ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था। तब उसने बोला था कि मुझे किसी भी कंट्री का मैप दो, मैं उसको अपना बना के दिखाऊंगा, मतलब मैं उसको कॉन्कर कर लूंगा, उस पर जीत पा लूंगा। तो ये लाइन किसने कही थी? हिटलर ने कही थी। तो अब आपने देखा ना कि वर्ल्ड वॉर 2 से ही रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं, प्लस हिटलर से रिलेटेड हैं, जर्मनी से रिलेटेड है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि यही मिलेगा हमें एग्जाम में देखने को। नेक्स्ट, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। सन का सरफेस टेम्परेचर हमसे पूछा है। बहुत सारा सन के जो स्ट्रक्चर हैं अलग अलग हैं, तो इसमें हमसे सरफेस टेम्परेचर की बात करी गई है, तो ये इस वर्ड पे फोकस करना है। 3550 केल्विन, 4290 केल्विन, 9940 या फिर 5778। अप्रॉक्स अप्रॉक्स मैं बताऊं तो 6000 के होता है, विच इज नियरेस्ट टू दिस। तो इसका आंसर तो डी है। मैंने आपको सारा जितना भी सन के उनको लेयर्स को डिवाइड करा जाता है, तो हर एक का अलग अपना अलग टेम्परेचर है, वो लगाया हुआ है, उसको यहीं से रिवाइज कर लेना, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले इसको समझ लो, सरफेस टेम्परेचर है, इसको हम कहते क्या है? हम कहते हैं इसे फोटोस्फेयर। तो यहाँ हमसे फोटोस्फेयर का टेम्परेचर पूछा हुआ है, विच इज अराउंड 6000 डिग्री। तो यहाँ पे लगभग लगभग ये 5778 के ही बराबर है। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने इसकी इमेज लगा दी है। ये हमारी लेयर्स हैं, दिस इज द कोर, दिस इज द सरफेस, जिसे फोटोस्फेयर कहते हैं। कोरोना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमसे पूछा जा सकता है, और कोर का भी, ये मिलियन में पहुंच जाता है। तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, लिख लो, रिवाइज करके ही जाना एग्जाम में। क्लियर है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मून इन पेरिज। मून की पोजीशन हमसे पूछी है पेरिज में। ये वर्ड का जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा, हम नहीं बता पाएंगे पोजीशन क्या है। अर्थ के रिलेटिवली पूछी है, या मून और अर्थ की बात हो रही है, कि अर्थ के रिलेटिवली उस मून की पोजीशन क्या है, पास है, दूर है, पोल से पास है, या जो भी है। ठीक है, तो इसका आंसर तो होगा बी। जब मून, अगर हम पेरिज से पूछते हैं, तो मून जो है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट होता है, मतलब जो मून और अर्थ का डिस्टेंस है ना, वो सबसे कम हो जाएगा। अब देखो, ये जो हमारी अर्थ होती है, मून जो है वो ऑर्बिट करता है, इलेप्टिकली ऑर्बिट करता है। इलेप्टिकली ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इलेप्टिकल है, मतलब कि जो आप कह सकते हो विथ है,
जो विथ होती है वो थोड़ी वाइड होती है। ठीक है, एक साइड अर्थ के ज्यादा क्लोज होगी दूसरी साइड से। तो जो साइड मून की, जब मून ऑर्बिट करता है, जो सबसे क्लोजेस्ट होती है अर्थ के, उसे कहा जाता है जो क्लोजेस्ट होती है, दिस इज पेरिज। और जो पॉइंट मून का जब वो ऑर्बिट करता है सबसे फारदेस्ट होता है, जो सबसे दूर होता है, जो फारदेस्ट होता है, उसे कहा जाता है एपोजी। ऐसे ही सन के भी होता है क्लोजेस्ट और फारदेस्ट, जब अर्थ रोटेट करती है, जब अर्थ ऑर्बिट पर होती है। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मून की और अर्थ की। तो क्लोजेस्ट इज पेरिज एंड फारदेस्ट इज ऑपोजी। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज रोम बर्लिन एक्सिस साइंड? ये कब साइन किया गया था? आपको मैंने अभी एक्सिस पावर के बारे में बताया भी है कि तीन होती हैं, जर्मनी, इटली और फिर जापान को भी इंक्लूड किया गया था। तो ये यहीं से याद रखो, तीन एक्सेस पावर है यहाँ पे। रोम और बर्लिन मतलब इटली और जर्मनी की बात हो रही है। कब साइन हुआ था? नवंबर 1935, अक्टूबर 1935, अक्टूबर 1936 या फिर नवंबर 1936? कब इसे साइन किया गया था? तो इसका आंसर है सी। ये साइन हुई थी अक्टूबर 1936 में, बिटवीन इटली एंड जर्मनी। और एक्सेस पावर में कितने आते हैं? तीन, जर्मनी, इटली और जापान। इट इज क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ऑफ कीनिया वॉज लेड बाय। मूवमेंट, यहाँ एक आंदोलन की बात हो रही है, विच इज ग्रीन बेल्ट। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि समथिंग इज रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट, शायद हो सकता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। वंगारी मठाई, बाबा आमटे, नेल्सन मंडेला या फिर थाम्बू मापिकी? तो इसका आंसर है ए। ये मूवमेंट किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? वंगारी मथाई के थ्रू स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1977 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बेसिकली इस जो भी ये मूवमेंट शुरू हुआ था, इसका एक मिशन था, जो जिस मतलब क्या एम था इस मूवमेंट का, वो यही था कि जो भी पूरी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल हो, और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे फोकस करा जाए, मतलब कि इन्वायरमेंट के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ठीक है, चार इस मूवमेंट के जो फोकस था वो चार एरियाज पे था। सबसे पहला था ट्री प्लांटिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज। Third is advocacy, and the fourth one is gender, livelihood and advocacy. नाम से हमें सारे एरिया समझ में आ रहे हैं। एक जो थोड़ा सा नहीं समझ में अगर आप लोग को आया हो, वो थर्ड होगा, एडवोकेसी क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को एक पॉलिसीज को या किसी सिस्टम के थ्रू आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को जाके कि चेंज लाना है। मतलब आप खुद तो अवेयर हो, बट आप वो लोगों में एडवोकेट कर रहे हो कि चेंज जरूरत है, और वो आपसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। तो ये चार एरियाज पे फोकस इस मूवमेंट का था। कब स्टार्ट हुआ था? 1977 में स्टार्ट हुआ था। और किसके थ्रू इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था? वंगारी माथाई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।